नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नवल किशोर, सहायक आचार्य हिंदी, आज आपके समक्ष बीए तृतीय वर्ष का जो द्वितीय इकाई है प्रथम प्रश्न पत्र की सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनकी कुछ रचनाएं हम पहले पढ़ चुके हैं, जिनमें जूही की कली, संध्या सुंदरी, भिक्षुक और विधवा प्रमुख है। इनकी एक रचना हमारे पाठ्यक्रम में दी गई है, जागो फिर एक बार। आज हम सूर्यकांत जी की यही रचना है, इस पर चर्चा करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि जागो फिर एक बार जो उनकी प्रसिद्ध रचना है, त्रिपाठी जी ने इसमें क्या कहा है। देखिए कि यह जो कविता है वह निराला जी की सुप्रसिद्ध रचनाओं में से एक है और इस शीर्षक के अंतर्गत कवि ने अनेक कल्पना चित्रों का भी समावेश किया है। ये जो चित्र हैं वे परस्पर निरपेक्ष हैं और इसका संबंध दूसरे से नहीं है। अतएव इस कविता में प्रभान्विति का भाव है। कह सकते हैं कविता दो खंडों में विभाजित है। जो प्रथम पक्ष है वह पूर्ण रूप से श्रृंगारी पक्ष है और इसका जो दूसरा पक्ष है वह नव जागरण का संदेश दे रहा है, जो कि भारत के स्वाधीनता संग्राम से संबंधित है। पहले हम आज इसके प्रथम पक्ष के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें मुख्य रूप से श्रृंगार का चित्रण है। देखिए कवि क्या कहते हैं कि जागो फिर एक बार, प्यारे जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें, अरुण पंख तरुण किरण खड़ी खोल रही द्वार, जागो फिर एक बार। कोई प्रेयसी या प्रेमिका अपने प्रियतम को जगा रही है और वह कहती है कि प्रातःकाल में सूर्योदय हो रहा है और तारे तुमको जगाने की चेष्टा करके हार गए हैं। प्यारे जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें, हे प्रिय, तारे भी तुमको जगाने की चेष्टा या प्रयास करते हुए हार गए हैं। आगे कह रहे हैं कि अरुण पंख तरुण किरण खड़ी खोल रही द्वार, बाल रूप की किरणें द्वार पर आकर तुमको जगा रही है। धूप कहने का तात्पर्य है कि चढ़ आई है। नायिका उपालम देती है कि तुम क्यों नहीं जाग रहे हो, तुम्हारी आंखों में किसी अन्य प्रेमिका की स्मृति क्या सुरक्षित है। यहाँ पर आगे देखिए क्या नायिका उपालम देते हुए कह रही है कि आँखें अलियों सी किस मधु की गलियों में फंसी, अली भंवरा मधु की गलियों में फंस गई है। बंद कर पाँखें पी रही है मधुमौन, अथवा कोई कमल कौरकों में, सोई कमल कौरकों में बंद हो रहा गुंजार, जागो फिर एक बार। यहाँ पर नायिका उपालम देते हुए कहती है कि लगता है तुम्हारी आंखों में किसी अन्य प्रेमिका की स्मृति है, वो सुरक्षित है। मधु गली से कवि का तात्पर्य है कि तुम्हें अपने रूप श्रृंगार का आनंद देने वाली कोई अन्य रमणी मिल गई है। किसी अन्य रमणी के रूप सौंदर्य की स्मृति में तुम्हारे नेत्र हैं वो बंद हैं। इस समय भंवरों का गुंजार भी बंद है, चंचलता शांत है। कवि ने रस लोलू भंवरे को आलमन बनाकर किसी निष्ठुर नायक की चेष्टा और खंडिता नायिका की उपालम भावना को अभिव्यंजित कर देने का प्रयास किया है। इस तरह कवि ने प्रकृति का मानवीकरण करते हुए प्रेमी प्रेमिका की विविध चेष्टाओं का चित्रांकन इस पद में किया है। नायक किसी परकिया के प्रेम में आबद्ध होने के कारण नायिका के लिए कष्टदायक स्थिति खड़ी कर देता है। तभी तो नायिका रात भर अन्यत्र समागम करके लौटने के कारण नायक को उलाना दे रही है और उन्हें जगाने का प्रयास कर रही है। इस प्रकार से तुमने देखा कि प्रस्तुत पंक्तियों में प्रेमी प्रेमिका के हाव भाव का बड़ा ही खुलकर यथार्थ चित्रण कवि ने किया है। कवि ने श्रृंगार रस के अंतर्गत संयोग पक्ष की अभिव्यंजना कर दी है और कल्पना कवि की जो है वो नितांत मौलिक है और प्रभावशाली है। भाषा की बात करें तो माधुर्य गुण प्रधान और लाक्षणिक है, और यदि देखा जाए तो उपमा और रूपक अलंकारों की छटा है।
इस पूरे पद में आपको दिखाई देती हैं। देखिए अगले पद में कवि क्या वर्णन कर रहे हैं। अस्ताचल ढले रवि शशि छवि विभावरी में। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों जागो फिर एक बार कविता में नायक नायिका की विभिन्न चेष्टाओं का चित्रण किया है। प्रातःकाल हो गया है और प्रेयसी अपने प्रियतम को जगा रही है। प्रियतम को उलाना देते हुए कहती है कि तुम्हारी आंखों में किसी अन्य प्रेमिका की छवि है, स्मृति के रूप में सुरक्षित है। इसी तरह संध्या काल के समय का वर्णन आगे किया है। संध्या समय में चांदनी का छिटकना और रात होने पर रजनीगंधा के फूलों के महकने का तथा नायिका के हृदय में उठने वाली जो भावना है उनका एक साथ कवि ने वर्णन किया है। कवि कहता है अस्ताचल ढले रवि शशि छवि विभावरी में। कवि कहता है कि संध्या समय सूर्य देवता है वे अस्ताचल की ओर ढल रहे हैं और दूसरी तरफ है रात्रि का आगमन हो रहा है जिसमें चारों ओर चंद्रमा की चांदनी है वो छिटक रही है। आगे कह रहे हैं चित्रित हुई है देख यामिनी गंधारज की। आगे कवि कह रहा है जिसे देखकर यामिनी गंधा जो रजनीगंधा है उसके भी फूल हैं वे महक उठे हैं। आगे कवि क्या कहते हैं एक टक चकोर कोर दर्शन प्रिय आशाओं भरी मौन भाषा बहु भावमयी घेर रही चंद्र को चाव से। दूसरी तरफ जो चकोर है वो अपने नेत्रों के कोर से अपने प्रियतम चांद को निहार रहे हैं। मानव आशाओं से भरकर भाव भरी जो मौन भाषा के चाव के साथ चंद्रमा को एक टकी बांधे चकोर निहार रहे हैं। इस प्रकार कवि ने प्रतीक रूप में हमारे सामने नायक नायिका की जो प्रेम क्रीड़ा है उसका चित्रण किया है। आगे कवि कह रहा है शिशिर भार व्याकुल कुल खिले फूल झुके हुए और आया कलियों में मधुर मद और यौवन उभार जागो फिर एक बार। शिशिर ऋतु की इस मादक रात्रि में खिलने वाले फूल हैं वो भी खिल उठे हैं, जैसे लताओं की डालियां हैं उस भार के कारण झुक गई है। दूसरी तरफ कलियों के हृदय में भी प्रफुल्लता देखी जा सकती है। चांदनी के प्रभाव से वे भी खिलने लगी है, मानो यौवन के उभार से वे मदमस्त हो उठी है। ऐसे मादक वातावरण में प्रियतमा अपने प्रिय को कहती है कि जागो फिर एक बार और उसे प्रेम प्रदान करो। मादक रात्रि प्रेम कीड़ाओं में ही व्यतीत होनी चाहिए। इस तरह इन पंक्तियों में नायिका की जो प्रेम पिपासा शांत करने की जो भावना है उसकी ओर कवि ने संकेत किया है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने प्रकृति चित्रण के साथ साथ एक उन्मत्त प्रेमिका की भावना का भी चित्रण किया है। श्रृंगार रस की अनुभूति हमें संपूर्ण पद में दिखाई देती है। भाषा सरल और माधुर्य गुण प्रदान है और बात करें तो कवि ने प्रकृति का मानवीकरण किया है। आगे देखिए कवि क्या कहते हैं पियू रव पपैये प्रिय बोल रहे सेज पर विरह विदग्धता वधू। नायिका अपने प्रियतम से मिलन की मीठी बातों को याद करती है और याद करते हुए विरह विदग्ध हो उठती है। वह जब पपैये की पीयू पीयू की ध्वनि सुन रही है तो मिलन की उन रातों को स्मरण कर मधुर स्मृतियों में खो जाती है। उस क्षण उसकी पलकें मूंद जाती है और आँखों से उसके अश्रु छलकने लगते हैं। इस प्रकार कवि ने एक वीरणी की जो विरह व्यथा है उसका अत्यंत ही सुंदर चित्रण किया है। इसीलिए कवि कह रहे हैं पीयू रव पपैये प्रिय बोल रहे रट लगाकर पीयू पीयू की रट लगाकर पपैये हैं प्रिय रूपी पपैये बोल रहे हैं सेज पर विरह विदग्धता वधू। और जो सोने की सैया उस पर विरह विदग्धता वधू बैठी है और बैठी बैठी याद कर बीती बातें रातें मन मिलन की। उन बीती हुई बातों को याद करती है, उन रातों को याद करती है मिलन की। मूंद रही पलकें चारू और अपनी जो सुंदर पलकें हैं उनको मूंद लेती है। नयन जल ढल आए लघुतर कर व्यथा बार
और उसकी आँखों से अपनी पुरानी यादों को याद करते हुए उसके व्यथा भार के कारण नयनों से जो जल है अर्थात अश्रु है वो ढलक जाते हैं, गिरने लगते हैं। जागो फिर एक बार, और पुनः वह अपने प्रियतम से कहती है कि एक बार पुनः जागकर उसका फिर से आलिंगन कीजिए। प्रिय के अभाव में सेज पर जो बैठी नायिका है उस प्रगाढ़ आलिंगन को स्मरण करती है जो प्रिय के सानिध्य में उसे सुख प्राप्त हुआ। उन क्षणों को याद करके उसके नेत्रों से आंसू बहने लगते हैं और इस तरह थोड़ी देर के लिए आंसू बहाकर वह अपनी जो व्यथा का भार है उसे हल्का करती है। इस प्रकार विद्यार्थियों, प्रस्तुत पंक्तियों में जो कवि है उसने वीरिणी नायिका के स्मृति भाव को व्यंजित करते हुए उसकी दयनीय दशा का चित्रण हमारे सामने किया है। विप्रलंब श्रृंगार की मार्मिक अनुभूति कवि ने की है। भाषा को देखें तो माधुर्य गुण प्रधान लाक्षणिक है, साथ ही मुहावरेदार भी है। आगे देखिए क्या कहते हैं कवि। सहृदय समीर जैसे पहुँचो प्रिय नयन नीर, शयन शिथिल बाहें भर स्वप्निल आवेश में। कवि निराला ने जागो फिर एक बार जो कविता है इसके प्रथम खंड में आपने देखा कि श्रृंगार का चित्रण करते हुए किसी नायिका की मनोभावनाओं का चित्रण किया है और प्रकृति की मादकता को देखकर एक जो वीरिणी है उस नायिका पपैये की पीऊ पीऊ को सुनकर और ही अधिक व्यथित जो हो जाती है, वह प्रिय वियोग में अपने आंसू बहाने लगती है। और उससे आगे कवि क्या कहते हैं कि नायिका है नायक से अनुरोध करती है कि जिस प्रकार शीतल पवन पसीने की बूंदों को पोंछता है वैसे ही तुम मेरे इन आँखों के अश्रु कणों को पोंछ दो। सहृदय समीर जैसे पहुँचो प्रिय नयन नीर। सहृदय समीर जैसे जिस प्रकार से शीतल पवन पसीने की बूंदों को पोंछ देती है, तुम भी हे प्रिय मेरे नैनों के नीर को पोंछ डालो। शयन शिथिल बाहें भर स्वप्निल आवेश में। हे प्रिय, तुम मुझे अपनी बाहों में भर लो। प्रेम में आतुर और व्याकुल होकर मुझे प्रगाढ़ आलिंगन में भरकर वस्त्र मुक्त कर दो। क्या कह रहे हैं? आतुर और वसन मुक्त कर दो, सुख सब सुप्ति सुखोन्माद हो। आगे नायिका इच्छा व्यक्त करते हुए कहती है कि तुम मुझे बाहों में भर लो और प्रेम में आतुर और व्याकुल होकर प्रगाढ़ आलिंगन में भरकर मुझे वस्त्र मुक्त कर दो। इस तरह प्रेम में विह्वल नायिका प्रणय पीड़ा में डूबकर भरपूर आनंद का अनुभव करना चाहती है। छूट छट अलस फैल जाने दो पीठ पर, कल्पना से कोमल ऋजु कुटुल प्रसार कामी केश गुच्छ। कवि ने यहाँ पर ऐसी मुग्धा नायिका का चित्रण करते हुए उसकी विविध जो शारीरिक चेष्टाएं और काम इच्छाएं उनको व्यक्त किया है। वह अपने घुंघराले काले सुंदर बालों को खोलकर प्रिय से एकाकार हो जाना चाहती है। कवि ने संयोग श्रृंगार का चित्रण करते हुए नायक नायिका के मिलन प्रसंगों और उनकी संभोग चेष्टाओं का चित्रांकित किया है। इसलिए नायिका भी कहती है कि जो मेरे केश गुच्छ है फैल जाने दो पीठ पर, कल्पना से कोमल ऋजु कुटिल प्रसारगामी केश गुच्छ। इस प्रकार से उस सुंदर बालों को खोलकर प्रिय से एकाकार होने की जो चेष्टा है उसका कवि ने यहाँ पर सुंदर वर्णन किया है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में निराला जी ने छायावादी शैली के अनुरूप नायक नायिका की मिलन चेष्टाओं का सूक्ष्म चित्रण किया है, लेकिन कहीं कहीं पर हम देखते हैं कि रीतिकालीन कवियों का प्रभाव भी यहाँ पर झलकता है। प्रकृति का मानवीकरण किया है और भाषा जो है माधुर्य गुण प्रधान और संस्कृत निष्ठ है। आगे कवि क्या कह रहे हैं? तन मन थक जाए मृदु सुरभि सी समीर में, बुद्धि बुद्धि में हो लीन मन में मन जी जी में। कवि निराला जागो फिर एक बार कविता में अनेक कल्पना चित्रों का समावेश करते हैं। ये चित्र परस्पर निरपेक्ष हैं और
पहले भी बताया कि इनका एक दूसरे से संबंध नहीं है। यहाँ प्रथम खंड में संयोग श्रृंगार का चित्रण है और प्रस्तुत पंक्तियों में प्रेम के अपूर्व आनंद का चित्रण कवि ने यहाँ पर किया है। प्रेयसी अपने प्रेमी से आलिंगनबद्ध हो एकाकार हो जाना चाहती है। उस रति सुख में वह प्रणय क्रीड़ा का आनंद अनुभव करना चाहती है। अतः अपने प्रिय से कहती है कि वह प्रेम की चरम अवस्था में तन मन थक जाए और अद्वैत की अनुभूति करने लगे। इसीलिए वो कहती है, तन मन थक जाए मृदु सुरभि सी समीर में, बुद्धि बुद्धि में हो लीन, मन में मन जी जी में। उस समय बुद्धि बुद्धि में, मन मन में तथा आत्मा जो है आत्मा में लीन हो जाए। जिस प्रकार वायु में सुगंधि व्याप्त है, उसका पृथक्करण संभव नहीं है, उसे अलग करना संभव नहीं है, उसी प्रकार हम दोनों की भी अद्वैत सिद्धि हो जाए। एक अनुभव बहता रहे उभय आत्माओं में, कब से मैं रही पुकार, जागो फिर एक बार। प्रेम के उस अपूर्व आनंद में उभय आत्माओं में एक अनुभव बहता रहे, यह प्रेयसी की ओर से प्रेम निवेदन है। नायिका रब्द श्रृंगार है, अर्थात उसके हृदय में उमंग कब से प्रिय मिलन को आतुर है। अतः उस प्रियतम को एक बार फिर जाग जाने की वह प्रार्थना करती है। प्रस्तुत पंक्तियों में संयोग श्रृंगार की अनुभूति है। भाषा आपने देखा कि मधुर और सरल साथ ही सरस है। आगे देखिए कवि क्या कहता है कि उगे अरुणाचल में रवि, आई भारती रति कवि कंठ में, क्षण क्षण में परिवर्तित होते रहे प्रकृति पट। गया दिन आई रात, गई रात खुला दिन, ऐसे ही संसार के बीते दिन पक्ष मास वर्ष कितने ही हजार, जागो फिर एक बार। कवि नायक नायिका के परिरभण को स्मरण करते हुए अचानक ही पराधीन भारत की जो दुर्दशा है उसकी ओर दृष्टिपात करता है। जागो फिर एक बार से भाव परिवर्तित हो जाता है और वह देशवासियों को सचेत होकर अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष की प्रेरणा देता है ताकि देश शीघ्रता से स्वतंत्र हो सके। ये विचार कवि के जो हैं वो राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में है। कवि कहता है कि प्रकृति में परिवर्तन होते रहते हैं, रात के बाद दिन आता है और एक नए सूर्य का उदय होता है। कवि की वाणी में भारत प्रेम गूंज उठता है। वह कहता है कि गया दिन आई रात, काल किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। दिन के बाद रात्रि और रात्रि के बाद दिन, इसी क्रम से काल चक्र घूमता रहता है। वर्ष द वर्ष कितने ही हजार सहस्र वर्ष बीत गए हैं, किंतु भारत की जो कुंभकर्णी निद्रा है अब तक टूटी नहीं है। राष्ट्रीय चेतना का विकास नहीं हो पाया है। इसीलिए कवि कहता है कि ऐसे ही संसार के बीते दिन पक्ष मास वर्ष कितने ही हजार, और अंत में वह कहता है जागो फिर एक बार। अतीत की गरिमा को भूलकर अज्ञान, दरिद्रता और संकीर्णता के साप से ग्रस्त होकर दुख भोगने वाली भारत की जनता को कवि आह्वान करता है कि जागो फिर एक बार। प्रस्तुत पंक्तियों में आपने देखा कि देशवासियों को राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय होकर स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु संघर्ष का आह्वान कवि द्वारा किया गया है और कवि की भाषा है वो ओज गुण प्रधान और लाक्षणिक है। इस प्रकार से जागो फिर एक बार कविता का जो पहला पक्ष है हमने देखा कि श्रृंगार रस से परिपूर्ण है और श्रृंगारिकता को लिए हुए। इसका दूसरा जो पक्ष है वो राष्ट्रीय आंदोलन और राष्ट्रीय चेतना से लब्ध है। अगले पक्ष के बारे में हम अगली कालांश में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।